हेलो एवरीवन, वेलकम टू इरा एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि आपकी क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 7 भी है। और मैंने देखा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अभी। तो बड़ी ही ध्यान से आप लोग समझिएगा, सुनिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे और आपको लगे कि इससे मेरा नॉलेज का लेवल इंक्रीज़ हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी आप लोग जो अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें जो फर्स्ट वाली इमेज है, इसमें हमारे भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली एक बॉल को कैच कर रहे हैं। देखिए, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है, अगर हम लोग इसको समझें तो इसी को समझने के लिए मैंने ये जो आपके सामने पिक दिख पा रहे हैं, तीन पिक्चर आपके सामने दिख पा रहे हैं। इसमें जो पहली वाली पिक्चर है, इसमें जो विराट कोहली कैच पकड़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जब बॉल इनके पास आ रही है तो सबसे पहले बॉल को जज कर रहे हैं अपने माइंड में कि हाँ, बॉल इस डायरेक्शन में आ रही है और मुझे इस तरीके से कुछ करना होगा, बॉडी का स्ट्रक्चर को इस तरीके से चेंज करना होगा कि ये बॉल में कैच कर लूँ। तो इन्होंने क्या किया, एक तरह से कंट्रोल किया। देन इन्होंने क्या किया, अपने आर्म्स को, अपने हाथों को इंस्ट्रक्शंस दिए कि इस बॉल को इस एंगल पे पकड़ना है। इस बॉल को मतलब अपने हाथ को इस तरीके से आप लोग इस एंगल पे लेकर के जाओ कि बॉल आपके हाथ में आ जाए, आप कैच पकड़ पाओ। तो इन्होंने क्या किया, कोऑर्डिनेट किया। माइंड ने और इनके आर्म्स ने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किया और इस बॉल को कैच किया। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दोनों हुआ यहाँ पे। देन सेकंड नंबर की जो पिक्चर आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें ये वुमेन क्या कर रही है, क्लोथ्स परचेस करने के लिए मार्केट गई हुई है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, क्लोथ्स, इतने सारे तरह के क्लोथ्स हैं, तो ये क्लोथ्स को देख रही है कि मैं कौन सा क्लोथ लूं। उसको माइंड में ये देख रही है कि मैं कौन से क्लोथ को परचेस करूं, मैं कौन से क्लोथ को लूं जो कि मेरे पास, जिसकी रिक्वायरमेंट है, जो कि मेरे पास है नहीं जिस कलर का क्लोथ। तो अल्टीमेटली इसने क्या किया, कोई एक क्लोथ को सिलेक्ट किया। देन उसने क्या किया, पहले उस क्लोथ को सिलेक्ट किया आंखों से। देन क्या करा, उसकी आंखों ने और उसके हाथ ने कोऑर्डिनेट किया और उसने उस क्लोथ को पिक कर लिया, ठीक है ना। तो ये भी एक एग्जांपल है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। तो ये हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख लें कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आखिरकार है क्या, ठीक है ना, जो कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये है क्या चीज। देन थर्ड पिक्चर जो आप लोग आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उस थर्ड पिक्चर को आप लोग अभी के समय से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक बंदा जो है वो छींकने वाला है। देन जो उसके पास में लेडी बैठी हुई है वो देख रही कि नहीं, ये व्यक्ति छींकने वाला है, और जैसे ही उसके माइंड में प्रोसेसिंग हुई कि नहीं ये छींकने वाला है, उसने तुरंत क्या करा, अपने हाथ के साथ कोऑर्डिनेट करा और अपने फेस को अपने हाथ से ढक दिया ताकि वो कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन कर पाए, ठीक है ना। तो ये भी एक तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल हो गया। तो 3 एग्जांपल देखे आप लोगों ने, विराट कोहली कैच पकड़ते हुए, एक वुमेन क्लोथ्स को पिक करते हुए, देन थर्ड अपने आप को उसकी छींक से प्रोटेक्ट करते हुए, क्योंकि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एग्जांपल डाले थे, ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, वो है रिसेप्टर्स। सर, ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं, तो रिसेप्टर्स आर द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल दिस सेंस ऑर्गन, ठीक है ना। सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, अपनी नाक, अपनी आंख, अपने ईयर्स, टंग, है ना, उसके बाद स्किन, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके सेंसरी ऑर्गन्स है। आप इनसे कुछ ना कुछ चीज सेंस करते हो। तो इन सारे सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं जिनको हम लोग रिसेप्टर्स बोलते हैं। यही रिसेप्टर्स क्या करते हैं, उस चीज को पहचानने में मदद करते हैं। अगर वो टंग में वो रिसेप्टर्स हुए तो उस रिसेप्टर जो कि टंग में प्रेजेंट है उनको क्या बोलेंगे हम लोग, गस्ट्री रिसेप्टर्स, ठीक है। अगर वो रिसेप्टर्स आपकी नोज में प्रेजेंट है तो उनको क्या बोलेंगे, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जो कि आपकी स्मेल के लिए यूज होते हैं। जो टंग में होते हैं वो टेस्ट के लिए यूज होते हैं, ठीक है। जो आईज में होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है ना, जो अपने आंखों के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि पता करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है या क्या है। वो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं फोटो रिसेप्टर। देन ईयर में कौन से होते हैं, फोनो रिसेप्टर्स, और स्किन पे होते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर समझ गए आप लोग, दे आर द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल द सेंस ऑर्गन, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब नर्व सिस्टम। सर, ये नर्व सिस्टम क्या है, नर्व सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स कलेक्शन ऑफ नर्व्स एंड स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज न्यूरॉन्स। नर्व सिस्टम क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कलेक्शन ऑफ नर्व्स है
और एक स्पेशलाइज्ड सेल है। देखिए हमारी बॉडी में सेल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ जो सेल्स होते हैं वो बहुत स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, मतलब उनमें स्पेशल पावर्स होती है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं वो लोग। तो नर्वस सिस्टम के अंदर जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूरॉन्स बोलेंगे, ठीक है ना। और यही न्यूरॉन्स आपस में एक चेन बना करके जो स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे नर्व्स, ठीक है ना, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम आर सेंसरी ऑर्गन्स टू आर ब्रेन, ठीक है, यही लिखा हुआ है आगे। देन स्ट्रक्चरली द नर्वस सिस्टम हैज टू कंपोनेंट, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये बेसिकली क्या है, टाइप्स है नर्वस सिस्टम के, जो कि हम लोग आगे भी देखेंगे। लेकिन अगर बेसिक एक बात करें कि सर नर्वस सिस्टम क्या है, तो नर्वस सिस्टम कलेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नर्व्स एंड स्पेशलाइज्ड सेल विच आर नोन एज न्यूरॉन्स, ठीक है। एक बेसिक आइडिया क्लियर हुआ नर्वस सिस्टम क्या हुआ है, क्या होता है। जैसा कि हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, उसी प्रकार हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम भी होता है। और इस नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल मतलब क्या, जो कि इस नर्वस सिस्टम को वर्क करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, वो क्या है, न्यूरॉन्स। इसलिए न्यूरॉन्स को स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम बोलते हैं। क्लियर। अब सर ये नर्वस सिस्टम होता कैसा है, दिखता कैसा है, तो देखिए अब आप लोग जो देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये है नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। अब इस नर्वस सिस्टम में जो आपको ब्रेन दिख रहा है, ब्रेन और ब्रेन से जस्ट कनेक्टेड ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। देन जो अदर पार्ट दिख रहा है आपको पेरिफेरी में, ये जो अदर नर्व्स जो दिख पा रही है, जो कि अपने हाथों तक जा रही है या हम लोगों के चेस्ट में या अदर पार्ट्स में जा रही है, इसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो दो तरह के नर्वस सिस्टम हो गए, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर की ब्रेन आ गया और स्पाइनल कॉर्ड आ गई, और सेकंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये आप जो डायग्राम देख पा रहे हैं, ये इस तरीके का कुछ होता है हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है। देखो एकदम सेंटर पे है ये जो आपका ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, ये एकदम सेंटर पे है, आपके बॉडी के एकदम सेंटर पे लोकेटेड है, इसीलिए इसको हम लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डाला है, ठीक है ना। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है इसका बहुत मेजर रोल होता है हमारी बॉडी में, रिफ्लेक्स एक्शन जो कि हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उसमें स्पाइनल कॉर्ड का एक बहुत मेजर रोल है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी के पीछे मौजूद होती है, जो पीछे वाला पार्ट है, पीठ वाला जो हमारा पार्ट है, बैक वाला जो पार्ट है, वहां पे ये स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है। अब ये कुछ टाइप्स को मैंने लिख रखा है यहाँ पे, जैसे नर्वस सिस्टम दो तरह के होता है, अभी हम लोग डिस्कस किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट हो गए, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। देन पेरिफेरल में, अब पेरिफेरल में भी दो पार्ट होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पेरिफेरल में भी दो पार्ट होते हैं, एक तो हो गया सोमेटिक, एक हो गया वाइसरल ऑटोनॉमिक, ठीक है। सर ये क्या होते हैं, तो देखिए जो सोमेटिक होता है, जो पहला पार्ट देख रहे हैं आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ये आपकी जितनी भी वॉलेंट्री एक्टिविटीज होती है वो कंट्रोल करता है। सर वॉलेंट्री एक्टिविटीज क्या, ऐसी एक्टिविटी जो कि हम जानबूझ के कर रहे हैं, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को पिक करना, क्रिकेट खेलना, या जो भी एक्टिविटी जो कि हम खुद ब्रेन से थिंक कर रहे हैं और उस काम को कर रहे हैं कि नहीं ये काम मुझे करना, ये हम लोग हमारे कंट्रोल में है एक तरह से। तो जो हमारे कंट्रोल में है वो वॉलेंट्री एक्टिविटीज हो गई। देन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। वो किसके अंदर आएगा, इस वाइसरल ऑटोनॉमिक के अंदर आएगा। तो वाइसरल ऑटोनॉमिक के अंदर वो चीज आएगी जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, विच द इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन द वाइसरल ऑटोनॉमिक। सर इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज से क्या एग्जांपल, तो इनवॉलेंट्री एक्टिविटी जैसे कि छींकना, क्या आप छींक को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे वॉमिटिंग, उल्टी आना, है ना, ये मैं किसके एग्जांपल बोल रहा हूं सारे, ये मैं सारे इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज के एग्जांपल बोल रहा हूं, ठीक है। जैसे पलकों का झपकना, हमारी जो पलकें होती है, ये जो झपकती है, क्या हमारे कंट्रोल में है, कंट्रोल में तो है, हाँ ठीक है मैं कंट्रोल कर पा रहा हूं, लेकिन क्या हम बार बार इस पर नजर रख पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ऑकर हो जाती है, हम ऑटोमेटिकली पलक झपक देते हैं, ठीक है। तो ये सारे काय में आएंगे, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज में। तो जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होती है वो सारी इस वाइसरल ऑटोनॉमिक के अंदर होती है। अब ये वाइसरल ऑटोनॉमिक भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक।
ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत लीजिए, बहुत इजी चीज़ें हैं, अभी हमने ज़्यादा कुछ डिस्कस किया नहीं है। हम लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट देखे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमेटिक और वाइसरल ऑटोनॉमिक। सोमेटिक जो कि वॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करे, और वाइसरल ऑटोनॉमिक जो कि इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करे। देन वाइसरल में दो चीज देखी, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब सर ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, इसको समझते हैं हम लोग। देखिए सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बड़ा ही एक मजेदार पिक्चर देख पा रहे हो आप आपकी स्क्रीन पे। तो सिंपैथेटिक में क्या होता है, जो आपको फर्स्ट वाली इमेज दिख रही है जिसके अंदर एक डॉगी एक बच्चे का पीछा कर रहा है, इसको देखिए। देखिए मान लीजिए कि आपके पीछे डॉगी पड़ गया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, भागेंगे, तेज भागेंगे, ठीक है, डर लगेगा आपको कि यार ये डॉगी कहीं काट नहीं ले, तो आप लोग भाग रहे हैं। तो इस भागने के कारण क्या हुआ, आपको भागने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा एनर्जी चाहिए आपको, ठीक है, ज्यादा एनर्जी चाहिए तभी तो आप ना भाग पाओगे, ठीक है। तो अब एनर्जी कहां से मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है उससे एनर्जी मिलेगी। हम लोगों के हर एक मसल्स तक एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगी, उस कार्बोहाइड्रेट्स की हेल्प से। और कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट किस में होते हैं, ब्लड में। इसका मतलब ये है कि अगर ब्लड बॉडी के हर एक टिश्यू तक आ जाए, मतलब पहुंच जाए, तो अगर ब्लड हर एक बॉडी के पार्ट्स तक पहुंच जाए तो इसका मतलब ये है कि हाँ आपको एनर्जी मिल जाए, क्योंकि ब्लड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है, ठीक है ना। तो अब ब्लड हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंच जाए तो उसमें हेल्प कौन करेगा, हार्ट ही तो बॉडी ब्लड को पंप करेगा। तो इसका मतलब क्या है, आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी जब आप दौड़ोगे, ठीक है। हार्ट रेट इंक्रीज हो गई तो कोई आपने तो इस चीज को कंट्रोल नहीं करा ना कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाए, ये तो ऑटोमेटिकली हुई, इसीलिए इनवॉलंटरी एक्टिविटीज में है, ठीक है ना। देन उसके बाद आपको ऑक्सीजन भी चाहिए ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में, जिसके कारण से आपके बॉडी में एटीपी जनरेट हो और आप लोग अच्छे तेजी से भाग पाए, ठीक है ना। तो उसके कारण क्या हुआ, ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज हो गया, हार्ट रेट भी इंक्रीज हो गई। तो ये सब जो इंक्रीज हुई है ये हम लोगों ने नहीं कंट्रोल की है, ठीक है ना, ये इनवॉलंटरी एक्टिविटी है। तो ये किसके अंडर आएगी, सिंपैथेटिक के अंदर, ठीक है। देन ये तो हो गया सिंपैथेटिक। देन पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक में आप लोग क्या कर रहे हैं, पिक्चर में देख पा रहे हैं, एकदम रिलैक्स मोड पे हो आप, मस्त एकदम रिलैक्स मोड पे हो। तो जब आप रिलैक्स मोड पे हो उस टाइम आपकी ब्रीदिंग रेट भी कंट्रोल्ड है, मतलब बहुत नॉर्मल है। देन आपका हार्ट रेट भी नॉर्मल है, ठीक है ना, बॉडी भी एकदम रिलैक्स मोड पे है, ठीक है ना। तो पैरासिम्पैथेटिक में आप एकदम रिलैक्स, आपकी ब्रीदिंग रेट, आपकी हार्ट की पंपिंग, सारी चीजें नॉर्मल होगी। वेयरएज इन सिंपैथेटिक ये सब इंक्रीज होगी, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी में दोनों चीज चाहिए। मान लो आप एकदम से तेज तेज भाग रहे थे, ठीक है, सिंपैथेटिक मोड पे हो आप, ठीक है ना। अब एकदम यदि इसी सिंपैथेटिक मोड पे कुत्ता भाग गया, कुत्ता ने आपका पीछा नहीं कर रहा है कुत्ता, तो आप क्या होगा, इसी सिंपैथेटिक मोड पे अगर आप बार बार रहोगे आपके हार्ट रेट ज्यादा होगी, तो हो सकता है आपको हार्ट अटैक भी आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए हार्ट अटैक ना आए तो अब कौन एक्ट करेगा, पैरासिम्पैथेटिक। ये क्या करेगा, आपके हार्ट रेट को, आपके ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल कर लेगा और नॉर्मल कर देगा बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है। क्लियर हुई सारी अच्छे से, इस इमेज को आपको, इस इमेज को देखकर समझ पाए आप। देन सर अब हम लोगों ने टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम भी देख लिए। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो सर ये न्यूरॉन क्या होते हैं, तो देखिए मैंने बताया था फर्स्ट स्लाइड या सेकंड स्लाइड में कि न्यूरॉन क्या होते हैं, एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, एक स्पेशल तरह के सेल होते हैं। तो क्या होते हैं आप लोग डिस्कस करते हैं। अ न्यूरॉन इज अ नर्व सेल दैट इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। सेंसरी न्यूरॉन कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर सेल थ्रू आउट द बॉडी टू द ब्रेन, ठीक है। अब देखिए न्यूरॉन का काम क्या है, ये आपकी सेंसरी न्यूरॉन से जो आपको इंफॉर्मेशन मिली है उसको ब्रेन तक कौन पहुंचाने का काम करेगा, न्यूरॉन पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है ना। तो अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है न्यूरॉन के बारे में। पहला क्या बोल रहा है, दे डू नॉट डिवाइड। ध्यान रखिएगा, न्यूरॉन कभी भी डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर मान लीजिए आपके हाथ पे कुछ चोट लग जाए, ठीक है ना, तो कुछ समय के बाद वो चोट क्या होती है, भर जाती है, सही हो जाती है वो चोट। तो क्यों हो जाती है, क्योंकि उसके आसपास, चोट के आसपास जो सेल है वो लोग डिवाइड हो जाएंगे और उस घाव को भर देंगे। लेकिन न्यूरॉन कभी भी डिवाइड नहीं होते, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, दे आर नॉट रिपेयर व्हेन इंजर्ड। अगर आपको इंजरी हो जाए तो कभी भी ये न्यूरॉन रिपेयर नहीं होते। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा जो ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 8.7 बिलियंस न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर, ब्रेन के अंदर
8.7 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको कोई चोट लग जाए ब्रेन में, तो आप जैसा कि आपने सुना होगा कि ब्रेन सिर में लगी हुई चोट बहुत खतरनाक होती है, ठीक है ना। तो अगर ब्रेन में आपको कोई चोट लग जाए तो वो न्यूरॉन डैमेज हो जाएंगे। अब वो जो न्यूरॉन डैमेज हुए वो वापस से रिपेयर नहीं हो पाएंगे। इसीलिए जब भी आप बाइक ड्राइव करते हैं, ठीक है, तो क्यों लोग बोलते हैं कि आप हेलमेट पहनिए, ताकि आपका सिर बचा रहे, क्योंकि सिर में जो प्रेजेंट न्यूरॉन है वो इंजर्ड ना हो। क्लियर हुई बात, ठीक है। थर्ड पॉइंट, दे यूज ओनली ग्लूकोज एज अ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, ठीक है ना। न्यूरॉन को केवल रेस्पिरेशन के लिए ग्लूकोज ही चाहिए रहता है, मतलब श्वसन के लिए केवल ग्लूकोज ही चाहिए रहता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, दे डाई इफ डिप्राइव ऑक्सीजन, अगर इनको ऑक्सीजन नहीं मिले तो ये मर भी सकते हैं। कौन? न्यूरॉन्स। देन लास्ट पॉइंट, न्यू न्यूरॉन्स डू नॉट डेवलप आफ्टर बर्थ। एक बार आपका जन्म हो गया, आप बड़े हो रहे हो, तो जन्म के बाद अब नए न्यूरॉन आपके बॉडी में डेवलप नहीं होंगे, जो हैं वो ही मौजूद रहेंगे, नए कोई न्यूरॉन डेवलप आपकी बॉडी में नहीं होंगे, ठीक है। क्लियर? तो ये कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन थी न्यूरॉन के बारे में। अब हम लोग न्यूरॉन को देख लेते हैं कि सर ये होता कैसा है। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये एक न्यूरॉन का डायग्राम है, जिसमें इसमें जो फर्स्ट नंबर की आप लोग इमेज देख पा रहे हो, जो कि मैंने नंबर फर्स्ट मार्क कर रखा है, ये है न्यूरॉन का हेड। एक तरह से समझिए कि ये है न्यूरॉन का हेड, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग सेल बॉडी। क्लियर हुई बात? सेल बॉडी। सर सेल बॉडी क्या है? तो सेल बॉडी न्यूरॉन का एक तरह से हेड है, ठीक है। तो सेल बॉडी के अंदर क्या क्या आ गया है सर? सेल बॉडी के अंदर एक तो होता है न्यूक्लियस और एक होता है डेंड्राइट्स, ठीक है ना। सेल बॉडी के अंदर दो चीज होती है, डेंड्राइट्स और न्यूक्लियस। सर डेंड्राइट्स क्या है? तो आप लोग जो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं ना, ब्रांचेस जो निकली हुई है, इस तरीके की ब्रांचेस जो निकली हुई है, ये है डेंड्राइट्स, ठीक है ना। डेंड्राइट्स, ये जो ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर है। देन न्यूक्लियस, ये सारे किसके अंदर आते हैं? सेल बॉडी के अंदर। और सेल ये क्या है? एक तरह से आपका न्यूरॉन का हेड पार्ट है, ठीक है ना, हेड पार्ट है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, इस सेल बॉडी के अंदर ही आप लोगों के ग्रे मैटर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं सेल बॉडी के अंदर? ग्रे मैटर। और आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा, जितने ज्यादा सेल बॉडी के अंदर ग्रे मैटर प्रेजेंट होंगे, जितना अच्छा आपका आईक्यू का लेवल होगा। जब भी आईक्यू लेवल चेक करते हैं तो वो लोग यही देखते हैं कि आपकी सेल बॉडी के अंदर जो ग्रे मैटर है उनकी संख्या कितनी है, ठीक है ना, वो कितने नंबर्स में प्रेजेंट है, कितने उनकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है ना, आपके सेल बॉडी के अंदर। तो इसीलिए आईक्यू लेवल चेक करने में ग्रे मैटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। देन डेंड्राइट्स। अब ये सर ये ऐसा डेंड्राइट्स ऐसा फैला हुआ स्ट्रक्चर क्यों है? सेल बॉडी ऐसा फैला हुआ है क्यों है? देखिए, ये इसलिए फैला हुआ है ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए, ठीक है ना। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो बहुत हेल्प मिलेगी। अभी आगे हम लोग देखेंगे कैसे मिलेगी उसकी वर्किंग, जब हम लोग समझेंगे तो देखेंगे कैसा होता है, ठीक है ना। तो डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, सेल बॉडी, ये सब किसके अंदर आ गए? हेड पार्ट। देन अब जो आप बीच वाला पार्ट देख पा रहे हो अपना, ठीक है ना, जो आप बीच वाला पार्ट देख रहा होगा, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सॉन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। जो टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ना आपको, पूंछ जैसा जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सॉन, ठीक है ना। अब ये जो एक्सॉन है, ये एक माइलिन शीट से कवर होता है। माइलिन शीट क्या है सर? माइलिन शीट एक्चुअली क्या होता है कि इस एक्सॉन के ऊपर एक ऐसा प्रोटीन की शीट होती है जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है एक तरीके से, ठीक है ना। एक्सॉन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? माइलिन शीट्स, ठीक है ना। देन फिर लास्ट पार्ट क्या है? नर्व एंडिंग। ये इस न्यूरॉन का सबसे लास्ट पार्ट है, एंडिंग पार्ट है, ठीक है ना, नर्व एंडिंग, ठीक है। क्लियर हुआ एक बेसिक स्ट्रक्चर। देन हम लोग अब नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, ये सारी अपन ने डिस्कस की क्या होता है न्यूरॉन, ठीक है। डेंड्राइट्स क्लियर हुआ, डेंड्राइट्स दिख रहा होगा आपको आपकी स्क्रीन पे, डेंड्राइट्स, ठीक है। अब सेल बॉडी, न्यूक्लियस, ठीक है ना, सेजवान सेल, ये कुछ नहीं एक तरह के सेल होते हैं जो कि माइलिन शीट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक्सॉन, ठीक है ना, माइलिन शीट, नोड ऑफ रेनवायर। सर ये क्या होता है? तो दो माइलिन शीट्स के बीच की जो आपको डिस्टेंस जो गैप दिख रही है ना, ये जो नोड दिख रहा है आपको दो माइलिन शीट्स के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रेनवायर, ठीक है। देन एक्सॉन टर्मिनल और साइनेप्टिक नॉब। अब सर एक बात बताइए, साइनेप्टिक नॉब क्या होता है? तो देखिए ना, अभी आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, ये जो न्यूरॉन, दो न्यूरॉन मैंने बनाए हुए हैं, ये आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये न्यूरॉन है ना, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए पूरे ब्रेन तक जाते हैं, मतलब आपके हाथ से लेकर के आपके ब्रेन तक एकदम न्यूरॉन ही न्यूरॉन, कई मिलियंस, अपनी पूरी बॉडी में कई मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है ना, और ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। कैसे कनेक्टेड होते हैं, तो जो आप नंबर 1 जो देख पा रहे हैं, ये एक न्यूरॉन का हेड पार्ट है जिसके अंदर की डेंड्राइट है, देन ये इसका एक्सॉन पार्ट और ये इसकी नर्व एंडिंग। अब जो ये पहला वाला जो न्यूरॉन है, इसके नर्व एंडिंग से क्या कनेक्टेड होता है, दूसरे वाले न्यूरॉन का सेल बॉडी, ठीक है ना। पहले वाले न्यूरॉन के नर्व एंडिंग से दूसरे वाले न्यूरॉन की सेल बॉडी कनेक्टेड होती है, ठीक है। और नीचे भी आप लोग देख पा रहे हैं, क्लियर आपको दिख रहा होगा इस इमेज में, ठीक है ना। अब सर साइनेप्स आपने थोड़ी देर पहले बताया, साइनेप्स क्या होता है, तो साइनेप्स क्या होता है कि जो दो न्यूरॉन है ना, आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, इनके बीच में कुछ ना कुछ गैप है, उस गैप को हम लोग बोलते हैं साइनेप्स, ठीक है। उस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। चलिए सर इसकी वर्किंग समझते हैं, अभी थोड़ा हमको क्लियर नहीं हुआ, आप वर्किंग ठीक से बताइए, ठीक है। तो देखिए वर्किंग में क्या होता है, सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले क्या है, रिसेप्टर्स दिख पा रहे हैं आपको इस इमेज में। रिसेप्टर्स ने क्या हुआ, मान लो कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को टच किया, ठीक है। अब आपके हाथ में जो आपकी स्किन पर जो प्रेजेंट रिसेप्टर्स है, उन लोगों ने क्या किया, उस इंफॉर्मेशन को सेंस किया, ठीक है ना, सेंस किया, उस रिसेप्टर्स के अंदर कुछ सर्टेन केमिकल रिएक्शंस हुई, ठीक है ना। उस रिसेप्टर के अंदर केमिकल रिएक्शंस के कारण डेंड्राइट्स में इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुए, ठीक है। किसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुए, डेंड्राइट्स। देन डेंड्राइट से वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहां पे आए, है ना, सेल बॉडी से ट्रांसफर होते हुए एक्सॉन में आए, देन एक्सॉन से कहां गए, वो नर्व एंडिंग पे गए, ठीक है। अब नर्व एंडिंग पे वो क्या है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स रुक गए, क्यों रुक गए, क्योंकि उसको अगले न्यूरॉन पे ट्रांसफर करना है। लेकिन सर ट्रांसफर करने के लिए तो बीच में गैप है, क्योंकि मैंने बताया था डायरेक्टली दो न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड नहीं होते, डायरेक्टली दो न्यूरॉन आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, उनके बीच में गैप होती है। तो सर अब क्या करें, अब क्या होगा, अब इस न्यूरॉन को, ठीक है ना, इस न्यूरॉन को ट्रांसफर होने के लिए इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ट्रांसफर होने के लिए इस गैप को पार करना है। सर कैसे करेंगे, तो इस गैप को पार करने के लिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स अगेन केमिकल रिएक्शंस में कन्वर्ट होंगे, केमिकल्स में कन्वर्ट होंगे, और ये केमिकल इस गैप को पार करेंगे। इस साइनेप जो गैप है, इसको कौन पार करेगा, ये केमिकल। इलेक्ट्रिकल इंपल्स ना अगेन इलेक्ट्रिकल इंपल्स अगेन कन्वर्ट हुए काय में, सर्टेन केमिकल्स में, और ये केमिकल्स ने इस गैप को पार किया। अब इस गैप को पार किया, देन अगेन उन केमिकल्स के अंदर रिएक्शंस के कारण इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हुआ, वो अगेन इस सेल बॉडी, एक्सॉन, देन नर्व एंडिंग, देन अगले न्यूरॉन के हेड पार्ट, उसके एक्सॉन, उसके नर्व एंडिंग, ऐसा चेन लाइक स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, और फाइनली वो इंफॉर्मेशन कहां तक पहुंच जाती है, ब्रेन तक पहुंच जाती है। इस इमेज में जो नीचे आप देख पा रहे हो ना, ये चेन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसका मतलब एक न्यूरॉन का जो नर्व एंड, जो एंड पार्ट होता है, जो नर्व एंडिंग होती है, वो दूसरे न्यूरॉन के हेड पार्ट से कनेक्टेड होती है। क्लियर हुई बात, ठीक है ना। ये ना साइज में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन आपको एक जान के आश्चर्य होगा कि अपनी बॉडी में जो लॉन्गेस्ट सेल है वो न्यूरॉन ही है। न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, ठीक है ना। लेकिन इसको हम लोग जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये इसके जैसा लगता है, लेकिन वास्तविकता में बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन मिलियंस ऑफ क्वांटिटी के अंदर अपने बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट भी होते हैं, ठीक है। तो सर एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं, हम लोगों ने क्या क्या देखा सर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम के अंदर दो देखे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भी हम लोगों ने दो देखे, एक तो हो गया ब्रेन, एक हो गया स्पाइनल कॉर्ड, देन पेरिफेरल में भी हमने दो देखे थे, ठीक है ना। ध्यान है आपको, सोमेटिक और एक जो इनवॉलंटरीज को कंट्रोल कर रहा था, ठीक है ना, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। क्लियर हुआ, तो ये सब अभी हम लोगों ने देखा। अब सर एक बार वर्किंग ऑफ न्यूरॉन को हम लोग थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। देखिए, गस्ट्री रिसेप्टर विल डिटेक्ट द टेस्ट, जैसा कि मैंने बताया था, हर एक सेंसरी ऑर्गन के अंदर एक विशेष तरह का रिसेप्टर होता है। तो हमारी टंग के अंदर कौन सा रिसेप्टर होता है, गस्ट्री रिसेप्टर। उसने क्या किया, टेस्ट को डिटेक्ट किया, और वाइल द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट द स्मेल। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो कि हमारी नोज के अंदर प्रेजेंट होता है, उसने क्या किया, स्मेल को डिटेक्ट किया, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर एट द एंड ऑफ द डेंड्राइट टिप। ये जो इंफॉर्मेशन है ये कहां पे आई, जो हमारे डेंड्राइट है उसकी टिप पे ये इंफॉर्मेशन आई, ठीक है। डेंड्राइट की टिप पे इंफॉर्मेशन आई, किस फॉर्म में आई, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में आई।
ऑफ अ नर्व सेल, सेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट द इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इस ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था केमिकल रिएक्शंस काय में कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स डेंड्राइट से होता हुआ, सेल बॉडी से होता हुआ, है ना, एक्सॉन से होता हुआ नर्व एंडिंग तक पहुंचता है। दिस इंपल्स ट्रेवल फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी एंड देन अलोंग द एक्सॉन टू इट्स एंड, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ द एक्सॉन द इलेक्ट्रिकल इंपल्स सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स, ठीक है ना। उस इलेक्ट्रिकल इंपल्स ने कुछ केमिकल्स को रिलीज किया, वो केमिकल्स क्या करेंगे, वो जो गैप है दो न्यूरॉन्स के बीच में जिसको हम साइनेप्स बोलते हैं, उस गैप को क्रॉस करेंगे। दिस केमिकल क्रॉस द गैप और साइनेप्स एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन अ डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। क्लियर हुआ? तो उस इलेक्ट्रिकल इंपल्स ने अगेन केमिकल, इलेक्ट्रिकल इंपल्स से केमिकल निकले, उन केमिकल ने गैप क्रॉस करी, देन अगेन वो केमिकल डेंड्राइट पे जब आए तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो गए, इलेक्ट्रिकल इंपल्स सेल बॉडी पे आया, एक्सॉन पे आया, नर्व एंडिंग पे आया, और अगेन ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। और इस तरीके से पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो न्यूरॉन्स की हेल्प से हमारे ब्रेन तक ट्रांसफर करती है। ठीक है, तो समझ में आया आपको न्यूरॉन कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में। ठीक है ना, तो अगर न्यूरॉन ही डैमेज हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा। ठीक है, जो लकवा होता है वो इसी तरीके से होता है, क्योंकि आपका ब्रेन और आपके न्यूरॉन्स के बीच में जो कांटेक्ट है वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। ठीक है ना, जिसके कारण से इंफॉर्मेशन पहुंच नहीं पाती है उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की जहां पे आपको लकवा हुआ है, जिसके कारण क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचने के कारण उस बॉडी पार्ट का आपके ब्रेन से कांटेक्ट टूट जाता है और आपको लकवा, पैरालिसिस आपको हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा इंफॉर्मेशन आपने देखा कैसे न्यूरॉन काम करता है, क्या होता है नर्वस सिस्टम, क्या होता है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, थैंक यू। हम लोगों ने डिस्कस किया पूरे न्यूरॉन को। ठीक है, अगर आपको वाकई में ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लगा कि इससे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली, तो इसे प्लीज़ लाइक करें, इसे शेयर करें, है ना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो ये मेहनत को आप लोग आपके लाइक से ही पूरा कर पा रहे हो। ठीक है, कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।